नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज में फिर से उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को विस्तार से पढ़ा था। उसी क्रम में हम लोग जो आज सॉल्व करेंगे वो 15 क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक होंगे। और दूसरी बात यह है कि विस्तार पूर्वक समझेंगे। विस्तार से इसलिए समझेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, तो बने हुए जो भविष्य में आने वाले प्रश्न हैं उनको भी हम लोग संभावित प्रश्न के रूप में समझते चलेंगे। तो आइए इसको बहुत तेज़ी से शुरू करते हैं। 16वां क्वेश्चन जो है वो है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं। तो पहला है ऑप्शन इसका संघीय विधान पालिका को, दूसरा है प्रांतीय विधानमंडल को, तीसरा है गवर्नर जनरल को और चौथा है प्रांतीय गवर्नर को। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने कि 1935 की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिए। हाँ, कल मैंने बताया भी था कि 1935 का नियम किस ढंग से स्थापित किया गया था और कैसा स्वरूप था उसका। तो सीधा सा मतलब ये है कि ध्यान रखिए कि 1935 के अधिनियम में जितनी भी अवशिष्ट शक्ति, क्योंकि केंद्र के अंतर्गत, केंद्रीय शासन के अंतर्गत शक्तियों का 2 भागों में विभाजन किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व और ट्रांसफरेबल। रिजर्व जो विषय थे वो गवर्नर या वायसराय के हाथ में थे और जो ट्रांसफरेबल विषय थे वो केंद्रीय विधानमंडल के हाथ में थे, विधानसभा के हाथ में। और इसके अतिरिक्त ऐसी शक्तियां जिनका वर्णन उस आर्टिकल में या उस दस्तावेज 1935 का जो भारत शासन अधिनियम उसमें नहीं था, जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कह दिया गया, वो सारे के सारे विषय जो गवर्नर जनरल था अर्थात जो वायसराय था उसको सौंप दिए गए। क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का जो अधिनियम पारित किया गया उसमें प्रमुख रूप से यही स्थापित किया गया कि जो शक्तियां जिनका वर्णन इसमें नहीं किया गया है वो सारे के सारे गवर्नर जनरल के हाथ में होंगे। तो इसका उत्तर होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। शब्द ध्यान रखिएगा, नहीं है नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है नहीं है। तो नहीं कौन सा है? पहला है देश के लिए लिखित संविधान की बात है, दूसरा है ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है एक संघ की योजना पर विचार और डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित अर्थात नॉमिनेशन करना। ये 4 प्रमुख ऑप्शन हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है वही इसका आंसर है। तो सीधा सा मतलब था कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधियों की बात बिल्कुल कही गई थी इसमें। एक संघ की योजना, आपने अगर यह नियम पूरा पढ़ा है तो उसमें अखिल भारतीय संघ की बात आई थी। और तीसरा है विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, बिल्कुल किया, क्योंकि पहले से भी किया जा रहा था तो अभी भी यहाँ पर किया जा रहा है। केवल ये है ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। तो यहाँ पर लिखित संविधान का कोई वर्णन नहीं है। पहली बात तो संविधान का ही कोई वर्णन नहीं किया गया। सरकारी आधार पर अर्थात अंग्रेजों के आधार पर क्रिप्स मिशन पहला ऐसा दस्तावेज है जहाँ पर भारत के लिए संविधान की बात कही गई। इससे पहले कहीं पर भी संविधान की बात नहीं कही गई। ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन में पहली बार संविधान की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? एक, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग है, सी है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हैं। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आप ऑप्शन देखें कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है तो सीधा सा मतलब है कि 1935 का जो दस्तावेज है वो भारत के वर्तमान संविधान का 60 से 70% भाग है, एज इट इज़ जैसा उसमें लिखा है वैसा ही प्राप्त किया गया है, इसलिए सबसे बड़ा दस्तावेज है। तो ए सीधा सीधा इसका ऑप्शन होगा। बी सी डी को देख लेते हैं। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल गलत है। वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है जिसके आधार पर मिली थी।
और वो जिसे हम मॉन्टेग्यू योजना के नाम से भी जानते हैं एक तरह से, उसी के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत, दूसरे प्लान के अंतर्गत, और फिर ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। सी कहता है कि इसमें भारत विभाजन उल्लिखित था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये माउंटबेटन योजना के अंतर्गत है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन योजना, सॉरी यहाँ पर मैंने मॉन्टेग्यू बोल दिया, माउंटबेटन योजना। डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियासतें आज़ादी के बाद समाप्त हुई हैं, ना कि पहले, तो केवल और केवल इसका ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? वर्मा का मतलब ये है जिसे आजकल हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो म्यांमार कब भारत से अलग हुआ? इसके लिए ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो ध्यान रखिएगा, हमारा सबसे बड़ा दस्तावेज 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके माध्यम से वर्मा भारत से अलग हुआ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्मा पहले भारत का अंग नहीं था, इसे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ही भारत में मिलाया गया था, और उसके बाद 1935 में इसे स्वतंत्र अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 20वां है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, ये जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, उसके द्वारा। निर्वाचित संविधान सभा की बात अभी मैंने आपको पिछले क्लास में पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, 2 क्वेश्चन पहले, कि भारत में क्रिप्स मिशन पहला ऐसा मिशन है जो बात करता है भारत में संविधान की। तो सीधा सा मतलब है इसका उत्तर जो होगा वो क्रिप्स मिशन होगा, जिसने पहली बार प्रस्ताव रखा। बना या नहीं बना वो अलग बात है, प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 की, 1946 की, इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। उस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए, और इसी के आधार पर भारत में अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया। तो इस योजना के जो चुनावों की प्रक्रिया है उस पर बात कर रहा है कि एक प्रतिनिधि जो है वो कितनी जनसंख्या के लिए अनुपात के आधार पर निर्वाचित होने की बात कही गई थी। ए ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, बी ऑप्शन है 10 लाख व्यक्ति, सी ऑप्शन है 12 लाख व्यक्ति, और डी ऑप्शन है 15 लाख व्यक्ति। तो ध्यान रखिए, सीधा सा है 10 लाख व्यक्तियों के आधार पर यहाँ पर बात कही गई थी कि 10 लाख व्यक्तियों पर, नागरिकों पर एक प्रतिनिधि होगा। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। 22वां है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं? बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, और विलियम वुड जो ए ऑप्शन है ये गलत है। पैंथिक लॉरेंस जो थे वो तो इंडिया सेक्रेटरी के रूप में इसमें अध्यक्ष ही थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापारिक मामलों के अध्यक्ष के रूप में आए थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर जो उस समय रॉयल नेवी थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भारत आए थे। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान योजना 1946 के अंतर्गत, या नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। बिल्कुल अभी आपको मैंने बताया कि भारत में जितना भी संविधान सभा का गठन हुआ है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, सब कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ है 1946 के, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है राजगोपालाचारी, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अंतरिम सरकार की बात कर रहा है। सबसे पहली बात तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, 1946 को, और जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत
निर्वाचन हुए थे और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई थी। और इस अंतरिम सरकार के उपसभापति या उपसभापति लिख कर आए या उपराष्ट्रपति लिख कर आए या डिप्टी चेयरपर्सन लिख कर आए या वाइस प्रेसिडेंट लिख कर आए, सब कुछ एक ही शब्दावली है, वो है जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो जो जिन्हें हम लोग आजकल शब्द में कह देते हैं प्रधानमंत्री बनाए गए, तो प्रधानमंत्री उस समय शब्द नहीं प्रयोग किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री शब्द जो था वो राज्यों के लिए प्रयोग किया जाता था, राज्यों के जो प्रमुख होते थे उनके लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उपसभापति या उपराष्ट्रपति कोई भी शब्द आ जाए तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, ये अंतरिम सरकार की बात कर रहा है, का सदस्य नहीं था। और सबसे पहली बात तो ये जो सरकार ने शपथ ली थी वो 2 सितंबर 1946 को ली थी, अर्थात 2 सितंबर 1946 से अंतरिम सरकार ने काम किया है। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें सी राजगोपालाचारी शामिल, तो उस समय तो प्रमुख रूप भूमिका थी उनकी सी राजगोपालाचारी की। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस समय जितना भी कृषि और खाद्य से संबंधित विभाग था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित था। जगजीवन राम जो थे वो उस समय श्रम से संबंधित थे, और उद्योग, ये जो राजगोपालाचारी हैं वो उद्योग मामलों से संबंधित मंत्री थे। केवल डॉक्टर एस राधाकृष्णन बचते हैं जो इसमें शामिल नहीं थे। इसके अतिरिक्त अगला है क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, एक कथन है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये बेबल प्लान की बात कर रहा है 1945 की, 1945 में बेबल प्लान आया है। दूसरा है कारण, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाएगा। उस समय बंटवारे की कोई बात ही नहीं थी, और बेबल क्यों बचाने लगे, सीधी सी बात थी। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, ये हमको ए बताता है। बी है, कथन और कारण दोनों सही किंतु कथन कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो सीधा सा मतलब है ये तो सही है, बेबल प्लान की सारी बातें हुई थी कि हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी, लेकिन बंटवारे से संबंधित कोई चर्चा नहीं थी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, कथन सही है पर कारण गलत है। अगला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो सीधा सा ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में जो स्वराज पार्टी गठित हुई थी उसने पहली बार इसकी मांग की थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और वैसे तो महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं, व्यक्ति के आधार पर देखें तो महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं जो संविधान सभा की चर्चा करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के संबंध में विषय में सत्य नहीं है। पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय था। और चौथा, उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया जाना था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है वो चुनना है। पहली बात तो वयस्क मताधिकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले तो ये तय हुआ होना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के चुनाव होंगे और प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे, लेकिन ना तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुए और ना ही वयस्क मताधिकार की कोई चर्चा ही यहाँ पर रह गई। जो निर्वाचन हुए वो सीधे जो प्रांतीय सभाएं थीं, अर्थात राज्यों की जो विधानसभाएं थी उन्हीं के आधार पर कर दी गई। तो इसका सीधा सा मतलब है आंसर 1 और 2 दोनों के दोनों गलत है। बहुदलीय निकाय था क्योंकि कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा भी थी, उदारवादी पार्टियां, वामपंथी पार्टियां सब थीं। इसके लिए अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, बिल्कुल सही है, कई सारी समितियों का भी निर्माण इसके अंतर्गत किया गया। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, मतलब ए। 29वां,
निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए, इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, अब उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। बी है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। तो ए जो कहता है कि जो कई सारी समितियों के आधार पर कई सारी समितियों के आधार पर इसने काम किया था, तो बिल्कुल सही है। लगभग 22-23 समितियां बनी थी, छोटी बड़ी। प्रारूप समिति तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ही है। प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके साथ ही झंडा समिति थी, संघ समिति थी, राज्यों की या गृह शासन से संबंधित समिति, तो इस तरह से कई सारी समितियां थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, बिल्कुल पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्योंकि इसका चुनाव ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, जो भी चुनाव हुए थे वो सारे के सारे आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुए थे, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि से। तो यहाँ पर ना तो संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि का कोई भी प्रावधान इत्यादि नहीं था, ना ही सभी को कोई मताधिकार प्रदान किया गया था। केवल प्रांतीय जो सदस्य थे विधानसभाओं के, उन्होंने ही यहाँ पर चुन लिया। तो ये एकमात्र जो है वो गलत है। तीसवां है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश गवर्नर द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, प्रांतीय सभाओं के विधान सभाओं द्वारा चुना गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव हुआ था। ठीक है मित्रों, तो ये 15 क्वेश्चन है और 15 हम लोगों ने पहले पढ़े थे। इसके आगे 15 फिर पढ़ेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में।